हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। पिछले टॉपिक में हमने रिवीजन किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, और आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और साथ में इसकी थ्योरी का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले पढ़ते हैं। यह हमें बताएगा इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, गिव्स अ कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला देखिए फर्स्ट लॉ का, बहुत अच्छे से समझिएगा। डेल्टा यू इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा क्यू माइनस प्लस माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये है। इस पर न्यूमेरिकल आज हम लोग सीखेंगे। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है बेटा, ये है हीट एक्सचेंज। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। ओके, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे मान लो हम बात करें कि एक डायग्राम देखिए, ए स्टेट से हमें बी स्टेट में जाना है। अगर पाथ पहला, ये पाथ फर्स्ट है, इस पाथ से अगर हम मूव करते हैं तो इसमें जो वर्क डन होगा बेटा वो W1 होगा, जो यहाँ हीट एक्सचेंज होगी वो डेल्टा Q1 होगा। अगर मैं पाथ सेकंड की बात करूँ तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो W2 होगा, और जो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा वो डेल्टा Q2। ठीक है, थर्ड पाथ की बात करें तो यहाँ जो वर्क डन होगा W3, और जो एनर्जी एक्सचेंज होगी वो कितनी होगी, Q3, डेल्टा Q3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो W है और जो डेल्टा Q है, ये बेटा जो है पाथ फंक्शन होता। ये पूछा जा सकता है कैसा फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन होगा। पाथ फंक्शन मतलब आप समझ रहे हैं, पाथ पर डिपेंड करेगा, रास्ते पर डिपेंड करेगा। बट जो डेल्टा यू है, जिसको हमने कहा इंटरनल एनर्जी, ये जो है स्टेट फंक्शन होता। कैसा बेटा, स्टेट फंक्शन, या मैं कह सकता हूं पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट पाथ। ओके, इसका मतलब रास्ता कोई भी हो, चाहे ए से बी पहले रास्ते से जाएं, चाहे बीच वाले रास्ते जाएं, नीचे वाले रास्ते जाएं, हर केस में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो सेम होगा। इसलिए मैंने कहा केवल स्टेट पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पर हमें समझना है कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें डेल्टा क्यू को मैंने प्लस माइनस में दिया, डब्ल्यू को भी मैंने प्लस माइनस में दिया, और बीच में बेटा क्या है, माइनस है। ये फॉर्मूले का है। अब हमें यहाँ साइन के बारे में समझना है, मतलब दूसरा पॉइंट जरा समझना है। क्या समझेंगे, साइन कन्वेंशन क्या होता है जरा समझना। डब्ल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, डब्ल्यू जो है बेटा निगेटिव भी हो सकता। ओके, और डब्ल्यू क्या हो सकता है, जीरो। पहले तीन पॉइंट को आप समझें अच्छे से। ठीक है, पॉजिटिव कब हम यूज़ करेंगे, जब आप कहेंगे वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है तो वहाँ पर वर्क डन आप पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा, सिस्टम पर हो रहा है, तो आप बेटा वहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। लेकिन जीरो कब होगा, उस केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। तो हम सीधे शब्दों में इसको बात करें, पीछे मैंने बताया था जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसे मैं आइसोकोरिक प्रोसेस कहूँगा। क्या कहूँगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा क्यू के बारे में। ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर, पॉजिटिव कब होगा, जब वो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी बाय द सिस्टम। ओके, और अगर यहाँ पर रिलीज कर रहा है, रिमूव कर रहा है हीट एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी रिमूव्ड या रिलीज, कुछ भी लिखा हो, फ्रॉम द
सिस्टम। ओके, इंटरनल एनर्जी भी प्लस माइनस में होती है, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ, पॉजिटिव कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा सिस्टम का। मैं लिख दे रहा हूँ पॉइंट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो। क्लियर? और अगर अब निगेटिव का मतलब आप समझ ही गए होंगे, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बेटा क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। आपने सारे पॉइंट समझ लिए होंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ किया जाएगा। W प्लस माइनस जीरो भी हो सकता है, डेल्टा Q प्लस माइनस भी हो सकता है, और डेल्टा U प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर बेटा डिक्रीज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हीट एनर्जी, जो हीट एक्सचेंज होगा, पॉजिटिव कब होगा? जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा? निगेटिव। वर्क डन में एक बात ध्यान रखना, बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव है, ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव। और अगर वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, वैल्यू में उसका कांस्टेंट है, तो उस केस में वर्क डन ऑलवेज क्या होगा? जीरो। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने चलते हैं। देखिए क्या मैंने बताया, प्लस माइनस क्यू माइनस प्लस माइनस डब्ल्यू। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको समझना है तो हमें सारे पॉइंट समझने होंगे कि डब्ल्यू क्या होता है, हीट एक्सचेंज क्या होता है, और इंटरनल एनर्जी। अगर तीनों सेक्शन हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एक एक करके देखेंगे, पहले डब्ल्यू की बात करेंगे, फिर क्यू की बात करेंगे, फिर डेल्टा यू की। तो चलिए अब पढ़ते हैं वर्क डन। तो वर्क डन में सबसे पहला केस देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। केवल फॉर्मूले आपको याद करना है, फटाफट देखिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा होता है W इक्वल टू 2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल अपान V इनिशियल। अगर प्रेशर दिया हो तो यहाँ P इनिशियल अपान P फाइनल हो जाएगा, उल्टा होगा प्रेशर। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। हमने पिछले वाले केस में भी मैंने ये फॉर्मूला बता दिया था। आइडियाबैटिक प्रोसेस का भी फॉर्मूला बता चुके थे, दोबारा आप देख लीजिएगा। P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपान 1 माइनस गामा, या हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं NR T फाइनल माइनस T इनिशियल अपान 1 माइनस गामा। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस का देखो फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, W इक्वल टू P डेल्टा V, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, P V फाइनल माइनस V इनिशियल। बिल्कुल इसी तरीके से हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T, जिसको हम ओपन करेंगे तो बनेगा क्या? NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब आता है आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है कि W क्या होता है? जीरो, क्योंकि V जो है यहाँ पर बेटा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओके, और जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वहाँ वर्क डन ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। अब ग्राफ अगर दिया हो, जैसे मान लो हमको देगा PV ग्राफ, ये आपको P दे दिया गया, या आपको V दे दिया गया, और आपको ऐसे दे दिया गया कि आपको A से B के बीच में वर्क डन निकालना है। कोई गैस A से B मूव कर रही है, तो आप क्या करने वाले हैं? इस ग्राफ का ऐसे एरिया निकालेंगे ग्राउंड तक का। ठीक है, इसका एरिया, ये जो एरिया बेटा होगा वही वर्क डन होगा। तो ग्राफ के केस में फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि W निकालने का एक अच्छा तरीका होता है, एरिया आप निकालेंगे किसका? PV ग्राफ का। किसका बेटा? PV ग्राफ। क्या आप समझ गए अच्छे से? अब आता है एक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले साइन जान लीजिए। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव होगा। तो ये किस केस में बेटा होगा? ये होगा इन क्लॉकवाइज। ओके, जैसे ये देखो ऐसे दिया है, PV ग्राफ दिया होगा, देख लो ग्राफ से समझा देता हूँ। ये देखो ऐसे दिया, अब देखो ये ऐसे सर्कल घूम रहा है इस तरीके से, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ है ना, और वो भी क्लॉकवाइज। तो इस केस में जो W होगा पॉजिटिव होगा। और अगर यही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज में चल रही, कैसे चल रही बेटा? एंटी, देखो एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में, तो क्या होगा? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूमेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, कैसे वर्क डन निकालेंगे? यहाँ पर भी एरिया ही निकालेंगे, लेकिन एरिया कितने का निकालेंगे ये आपको समझना है। एरिया आपको केवल उतना ही एरिया निकाला जाएगा, देखो बेटा उतना ही एरिया निकाला जाएगा जितने में साइक्लिक प्रोसेस हो रही हो। जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है,
क्लॉकवाइज है। अब हमें केवल इतनी ही एरिया से मतलब है और एरिया से मतलब नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में केवल साइकिल का ही निकालते हैं, ठीक है। बाकी में हम ग्राउंड तक आते हैं, बाकी हम ग्राउंड तक आएंगे, मतलब हम वी तक आएंगे, जो बेस है एक्स एक्सिस तक आएंगे, ठीक है। तो देखिए हीट एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला देखो क्या है, हीट एनर्जी जो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एनर्जी का बेटा फॉर्मूला जो होता है वो 2.303 nRT log बेस 10 वी फाइनल अपान वी इनिशियल होगा। ये कब होगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में। याद हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला बेटा होगा वो Q इक्वल टू होता है NCP डेल्टा T, और नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCV डेल्टा T, और एक जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 0। ये हीट एक्सचेंज होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब CP है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किस केस में होगा, तो आप कहेंगे इन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, इन आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। ये किस में होगा, ये होगा इन आइसोकोरिक प्रोसेस, क्लियर। और जीरो हीट एक्सचेंज कहाँ मैंने बताया था आपको याद होगा, पीछे पढ़ा चुके हैं, ये बेटा एडियाबेटिक में, ठीक है। तो हीट एनर्जी का भी फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। और साइन मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव होगा तो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, अगर नेगेटिव होगा तो सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है इंटरनल एनर्जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है समझिए। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है बेटा टोटल एनर्जी से, क्या होता है, टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी का मतलब क्या, इसमें कितनी एनर्जी हो सकती है, तो देखो किस वजह से होता है, 2 रीजन होते हैं ड्यू टू। पहला रीजन बेटा होता है मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन पूछ सकता है कि कौन कौन सी एनर्जी होगी, तो मॉलिक्यूलर मोशन जो एनर्जी होगी उसको हम UK से दिखाएंगे। और दूसरी जो बेटा एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है बेटा। क्या होती है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी में 2 एनर्जी होंगी, एक होगा मॉलिक्यूलर मोशन जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और जो एक होगा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो इस तरीके से जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है बेटा UK प्लस UP। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर आइडियल गैस, ओके, उस केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टोटली काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होती है। किसके बेटा बराबर होगी, टोटली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो 0 होती है, और जो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है ये ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही क्रिएट होती है, क्लियर। तो याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा चुका है कि आइडियल की गैस के केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो आप कहेंगे टोटली काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगी। अब हम आइडियल गैस के केस में चलो फॉर्मूला समझ लेते हैं। क्या बेटा फॉर्मूला होता है, तो इंटरनल एनर्जी कहें या UK कहें, बात एक ही है। क्या फॉर्मूला होगा, F/2 nRT, ओके। F में पीछे पढ़ा चुका हूँ, दोबारा मैं बता देता हूँ, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद आ रहा, डिग्री ऑफ बेटा क्या होगा, फ्रीडम होगा, जिसकी 2 वैल्यू होती हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर मोनोटॉमिक गैस होगी तो 3 होगा और डायटॉमिक गैस होगा तो 5 होगा। ये फॉर्मूला याद कर लो। तो मोनोटॉमिक गैस होगा तो यहाँ 3 रख देंगे तो 3/2 nRT आ जाएगा। अगर डायटॉमिक होगा तो यहाँ 5 रख देंगे तो 5/2 nRT आ जाएगा, क्लियर। देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है। देखो प्यारे बच्चों, तो F इक्वल टू यहाँ कितना होगा, 3 होता है। तो अब इंटरनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अभी मैंने कहा था F/2, F मतलब 3/2, और बाकी आप nRT लिख देंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम डायटॉमिक की बात करते, देखो डायटॉमिक गैस की, तो आपको मालूम है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 होगा। तो F की जगह पे 5 रख दीजिए, तो बोलो इंटरनल एनर्जी क्या बन जाएगी, 5/2 और nRT, क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, रोटेशनल। काइनेटिक एनर्जी 2 टाइप की होगी, एक होगा ट्रांसलेटरी और एक होगा रोटेशनल। तो यहाँ पर जो 100% एनर्जी होती है वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, ठीक है, मतलब ट्रांसलेटरी।
और 0% जो होती है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। पक्का याद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी बात करेंगे। 60% जो होती है वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ पर जो 40% बेटा होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर, याद हो गया होगा अच्छे से। और देखो एक चार्ट और बताते हैं इंटरनल एनर्जी का कि और क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो एक फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, F/2 nRT से हम निकाल सकते हैं मोनोटॉमिक के लिए और डायटॉमिक गैस के लिए। अब देखिए एक फॉर्मूला और बनता है क्या कि अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पर अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें बेटा, किसकी बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो जो डेल्टा यू होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया था कि इंटरनल एनर्जी किसका कॉन्सेप्ट होता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इन साइक्लिक प्रोसेस, बहुत यूज़ करता है न्यूमेरिकल। साइक्लिक प्रोसेस में भी बेटा, साइक्लिक प्रोसेस में भी जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो 0 ही होता है। याद हो गया होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा और साइक्लिक प्रोसेस में भी इंटरनल एनर्जी का मान क्या होगा बेटा, 0। तो फिर एक फॉर्मूला केवल यहाँ मिलता है, आपको मालूम है U इक्वल टू बेटा क्या होता है, NCV डेल्टा T। ओके, तो इंटरनल एनर्जी अगर हम निकालना चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इंटरनल एनर्जी का चेंज एक और तरीका निकालने का, चेंज इंटरनल एनर्जी कैसे निकाल सकते, देखो एक तरीका ये है कि यू फाइनल और यू इनिशियल का डिफरेंस कर दो। ओके, आपको इनिशियल मालूम हो, फाइनल मालूम हो, दोनों का डिफरेंस कर दो, डेल्टा यू मिल जाएगा। अगर ये केस ना पता हो, इस तरह हमें ना एनर्जी पता हो, तो एक तरीका और भी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, F/2, ठीक है, ब्रैकेट में P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, या अगर ये ना दिए हों तो ये भी यूज़ कर सकते हो, F/2 nRT फाइनल माइनस T इनिशियल। ओके, क्या याद हो गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देख लो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का पहला फॉर्मूला आपका ये मिल गया, यू फाइनल माइनस इनिशियल, और दूसरा फॉर्मूला ये चीज़ हमने यही इसी चीज़ के लिए लिखा था कि F/2 nRT फाइनल माइनस T इनिशियल। दो तरीके से हम फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं। अब हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दिए। आप देखो न्यूमेरिकल, क्योंकि फॉर्मूले तभी आपको अच्छे से याद हो सकते हैं जब आप न्यूमेरिकल अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइकिल ABCD एज शोन इन फिगर, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज। हमें इस क्वेश्चन में हीट एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, हीट एनर्जी। देखो कैसे निकालेंगे, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो आपको मालूम है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, अब आपको मैंने अभी बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। देख लो, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू अगर हमें निकालना होगा तो ये बेटा किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के। क्लियर, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज बेटा क्या होगा, 0 होगा। इसलिए अगर हीट एनर्जी निकालना है तो यहाँ पर डब्ल्यू निकाल लेंगे। चलो निकाल लेते हैं डब्ल्यू। क्या निकालना है, एरिया। अब साइक्लिक प्रोसेस में उतना एरिया निकाला जाता है जितने में साइकिल मूव कर रही हो, तो इतने एरिया निकाल लेंगे। एरिया मतलब ये आपको मालूम है रेक्टेंगुलर है, L/B यूज़ कर लेंगे सीधा सीधा। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है तो 2P में से P को माइनस करेंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा P, और इधर से इधर हमें निकालना है, इतनी डिस्टेंस निकालनी है, 3B में से V निकालेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 2V, तो आंसर आ जाएगा 2PV। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बेटा फर्स्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, फिगर बिलो शोन 2 पाथ दैट मे बी टेकन बाय अ गैस टू गो फ्रॉम अ स्टेट A to state C in process AB, 400 joule of heat is added to that the system, and in process BC 100 joule of heat is added to a system. The heat absorbed by the system in the process AC will be।
कहा गया है कि ए से बी में जब आप जाते हैं तो सिस्टम को एनर्जी दी जाती है 400, जब बी से आप सी जाते हैं तो सिस्टम को एनर्जी दी जाती है 100 जूल। तो आपको बताना है कि सी से जब ए या ए सी जब जाएंगे तो हीट एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए अभी हम लोगों ने कुछ बातें समझी थी, वो दोबारा यहाँ भी यूज़ होंगी। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज बेटा क्या होगा, जीरो होगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा तो आप कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी होगी साइक्लिक प्रोसेस की वो बराबर होगा वर्क डन किसके, साइक्लिक प्रोसेस का। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट हम लगा लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस में चलने के लिए ए से बी तक जाएंगे, ठीक है। तो ए से बी की एनर्जी निकाल लेंगे, ओके। फिर मैं बी से सी तक जाऊंगा, क्लियर। तो देखो बेटा बी से सी तक की एनर्जी लिख लेंगे और फिर हम सी से ए जाएंगे या कहिए ए से सी जाएंगे, बात एक ही है। तो यहाँ पर एनर्जी निकाल लेंगे और ये सारी एनर्जी का जो सम होगा वो W के बराबर होगा। क्लियर? अब आपको मालूम हो गया कि ए बी की एनर्जी हमको क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी बेटा, 400। बी सी की एनर्जी क्वेश्चन ने दे रखी है कितना बेटा, 100, और ये आपसे पूछा गया है। और वर्क डन हमें निकालना साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैंने अभी बताया था कि हम केवल इतना ही वर्क डन निकालेंगे, कितने में, वक्त जितने में साइकिल घूम रही है। और आपको पता है ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L इंटू बी, हाफ L इंटू बी। इसको ऐड कर लेते हैं बेटा, ये 500 हो जाएगा और प्लस क्यू सी ए हो जाएगा। और आपको मालूम है 1/2 इंटू एल निकालना है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ले लेंगे तो देखो 6 में से 2 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो देखो 4 में से 2 माइनस कर लो तो 2 बचेगा इंटू 10 की पावर -3। क्लियर? अब देखो हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो 500 प्लस क्यू सी, ये निकल आया आंसर। इसको इससे कैंसिल कर देंगे बेटा 4, और यहाँ 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। क्यू सी इक्वल टू कितना है, -40, और ये हो जाएगा -500, तो बनेगा -460 जूल। ओके, सी ए मैंने कितना निकाल दिया, -460 जूल। और आपसे पूछा गया है कि ए से सी बताइए और हमने निकाला C2A, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A2 अगर सी हमसे पूछा जाएगा तो हम प्लस कितना लिख देंगे 460 जूल। ओके, अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बेटा सेकंड ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। क्या क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ए से बी निकाला, बी से सी निकाला, सी से डी। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, उस केस में हीट एनर्जी इक्वल टू किसके होगा, W। आपने अलग अलग पाथ की एनर्जी रख ली और वर्क डन से इक्वल कर दिया और इसे सॉल्व कर लिया, रिजल्ट आराम से आ गया। हमने निकाला था C2A, कितना था -460, इसलिए जब मैंने AC बनाया तो ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। A thermodynamic system undergoes cyclic process A, B, C, D, A as shown in the figure. The work done by the system in the cyclic process. Okay? अब देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा साफ साफ दिखाया गया है, ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। अब जरा देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे मान लो सपोज इसका वर्क डन अगर हम देखें, ये देखो इतने का बेटा वर्क डन देखें, तो ये वर्क डन मान लो सपोज पहला है। ठीक है, कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने अभी बताया था एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा साइन बेटा लेते हैं, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर? बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ का वर्क डन निकाल लेते हैं। जब यहाँ का वर्क डन बेटा निकालोगे तो ये जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप कहेंगे सर क्यों, ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये देखो क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। अब आपको मालूम है कि नेट पूछा गया है, तो आपको मालूम हो गया, आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। नेट होगा, रिजल्ट कितना, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव वर्क डन है उतना ही पॉजिटिव, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अ गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल A to B, B to C, C to A एज शोन, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस। बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये भी है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना बेटा, क्या निकालना है, वर्क डन। ठीक है, तो देखिए साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन आप निकालोगे तो देखो क्या होगा, आपको मालूम है कि एरिया निकाल दो बस। क्या निकाल दो, एरिया, केवल उतना ही एरिया। देखो इतना एरिया निकाल लीजिए बस। अब ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ L इंटू बी होता है। बस खत्म, क्वेश्चन हो गया।
देखो अगर हम इसको एल कह दें, किसी को भी एल बी मान लो, या कोई वो नहीं, मैथ नहीं लगाना, सिंपल आंसर निकालना फटाफट। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लोगे तो बोलो बेटा ये क्या है, देखो ये 2 है, ये फिर 3 होगा, 4 5 6, ये 7 होगा। क्लियर? तो 7 में से 2 अगर माइनस करोगे तो आपको क्लियर मालूम है 5 होगा। और ये जो पावर दी है मीटर में, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने को कहा गया। और यहाँ ये वाली जो हाइट होगी ये कितना दिया है, देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, 6 में से 2 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा बेटा 4, और इंटू 5 दिया है, 5 ले लीजिए, बस सॉल्व कर लो आंसर। ये देखो तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, और आपको मालूम है 3 में से 5 निकालेंगे तो 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 1000 जूल। कितना आंसर बेटा 1000 जूल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका होगा, थर्ड ऑप्शन इसका होगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। 6 क्वेश्चन देखिए क्या दिया, the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of helium at constant volume from T1 Kelvin to T2 Kelvin। ठीक है, देखिए आपसे अमाउंट ऑफ हीट पूछा गया है। अभी हम लोगों ने अमाउंट ऑफ हीट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, क्या होता है बेटा NCP डेल्टा T, या हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। ओके, अमाउंट ऑफ हीट ये निकालने को कहा गया। अब हमें देखना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये फॉर्मूला लगाऊं या ये निकालूं। देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन है, लिखा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या लिखा बेटा, एट कांस्टेंट। तो अगर एट कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज़ हम तब करेंगे जब कांस्टेंट प्रेशर होता। अब आपको मालूम है CV का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले दिन भी पढ़ाया था, आज दोबारा बता देता हूँ। क्या होता है F/2 इंटू R के। क्या याद आ गया? और F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बताइए हीलियम क्या है, मोनोटॉमिक गैस है ना। तो देखो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, N इंटू 3/2 इंटू R और इंटू डेल्टा T। क्लियर? मोल अभी हम लिख लेंगे, पहले मैं इतना लिख देता हूँ 3/2 इंटू R इंटू टेम्परेचर देखो कितना दिया है, तो आप कहेंगे T2 माइनस T1। चेंज दिया है ना, कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर चेंज करने को कहा गया, T1 से लेकर T2 तक। तो देखो ये आपका फाइनल टेम्परेचर होगा बेटा, ये कौन सा होगा, इनिशियल। अब नंबर ऑफ मोल निकालना। 1 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं, मैं सीधे लिख देता हूँ 1/4। ओके, 1 ग्राम हीलियम में कितने मोल बेटा होते हैं, 1/4। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 1/4 इंटू 3/2 R और T2 माइनस T1। खत्म, क्वेश्चन हो गया। तो बेटा 3 क्या हो जाएगा 8 और R T2 माइनस T1। देखिए आंसर ये हो गया, बट आपको आंसर इस फॉर्म में तो दिया नहीं है। वो किस फॉर्म में दिया, के फॉर्म में दिया। तो देखो एक फॉर्मूला आपको आगे हम बताएंगे KTG में, कि R/N, जो N एवोगाड्रो नंबर है वो किसके बराबर बेटा होता है, के। तो अगर मैं R किलो लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, N0 इंटू के। ये भी याद कर लो। चलो पुट कर देते हैं, तो बोलो बेटा 3/8 हो जाएगा, और ये बनेगा N0 के T2 माइनस T1। ये ऑप्शन जिसमें है वही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा बेटा है, सेकंड ऑप्शन है। कौन सा, सेकंड। कितना आसान, सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द प्रेशर इन मोनोटॉमिक गैस इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर when its volume increases from 0.2 meter cube to 0.5 meter cube। कैलकुलेट करना है। पहला क्या, वर्क डन निकालना है बेटा। दूसरा क्या करना है, आपकी इंटरनल एनर्जी निकालनी है। और तीसरा क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई निकालना है। क्लियर? चलो अच्छे से समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक ग्राफ बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहा गया है वैल्यू में जो चेंज किया गया है 0.2 से 0.5 तक, और प्रेशर में जो चेंज किया गया है 4 इंटू 10 की पावर 5 से 8 इंटू 10 की पावर 5। वर्कडन निकालना है A से B तक। अब देखो अभी तक जो आप वर्कडन निकाल रहे थे, आपको मालूम है उस केस में हम केवल साइक्लिक प्रोसेस का लेते थे, बट ये साइक्लिक प्रोसेस है नहीं, तो आपको पूरा वर्कडन लेना है, पूरा वर्कडन आपको लेना होगा बेस तक का। ठीक है, अब शायद आप समझ गए होंगे इसका एरिया कैसे निकालोगे बेटा। तो देखो कैसे एरिया निकालोगे, अच्छे से समझना। तो W निकालने का तरीका एरिया से, और एरिया आपको मालूम है इसका एरिया क्या होगा, ट्रेपिज्म होगा। ट्रेपिज्म का फॉर्मूला आपको मालूम है, सम ऑफ 2 पैरेलल एक्सिस। जो पैरेलल एक्सिस होती है उनका सम, ये देखो 2 पैरेलल एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया बेटा, 8 दिया है, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 4 दिया है, ऐड कर लिया, और इंटू इसकी पावर लिख दिया, कितना बेटा दिया, 5 इंटू
देखो क्या फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल एक्सिस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको लिखा जाता है। देखो 0.5 में से 0.3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 0.3, और आपको मालूम है बाकी जो दिया हुआ मीटर में दिया तो कोई चेंज नहीं करना, ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 8 4 बेटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 मतलब, और 5 इंटू 0.3 इसको काट देते हैं तो ये 6 टाइम्स होगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो आपका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या करना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू F/2, और ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल और V इनिशियल। बिल्कुल सिंपल आंसर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे जानेंगे, जो गैस दी होगी, गैस कौन सी बताई गई बेटा इस क्वेश्चन में, मोनोटॉमिक गैस, ठीक है। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए कितना होगा 3/2 हो जाएगा, मतलब F की वैल्यू 3। फाइनल देखो कितना दिया, फाइनल देखो प्रेशर कितना दिया बेटा 8 इंटू, ठीक है, 10 की पावर, जितना पावर में दिया है वो लिख लो, इनटू फाइनल देखो कितना वॉल्यूम दिया 0.5 लिख लिया, माइनस का साइन, इनिशियल प्रेशर कितना दिया बेटा 4 इंटू 10 की पावर 5 ये लिखेंगे, इनटू इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है 2। बस क्वेश्चन खत्म। देखो हो गया आंसर, मस्त, ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए। 3/2 ये 8 पंचे 40 मतलब 4 बनेगा केवल, ये 5 हो गया, 4 दूनी 8 मतलब ये 0.8 बनेगा। ओके, 10 की पावर 5, 4 में से 0.8 माइनस करेंगे, शायद आप समझ गए होंगे कितना बनेगा 3.2। ओके, 10 की पावर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड कर दोगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा 16, तो ये बनेगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट बन जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ओके, अब देखो हमने क्या निकाल लिया, W निकाल लिया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हीट एनर्जी। अब आपको याद होगा डेल्टा यू इक्वल टू मैंने क्या सिखाया है, Q माइनस W। ओके, अब आपको अगर ये निकालना तो इसको इधर भेज दो, तो डेल्टा यू में प्लस W अगर आप कर दोगे तो हीट एनर्जी निकल आएगी। देखिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे निकालें, क्यों निकालना है, तो दोनों एनर्जी ऐड कर दो। तो देखो इंटरनल एनर्जी हमने कितनी निकाली है 10 की पावर 5, और प्लस हमने पोटेंस वो वर्क डन कितना निकाला बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 8 8 16 हो जाएगा, 4 5 और 1 6 हो जाएगा। क्लियर, ये देखो आपका आंसर हो गया कितना 6.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल के। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा इस प्रकार से हमने थर्मोडायनेमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा दिया, और इन पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल बन सकते थे वो मैंने सारे करा दिए। बस आपको इतना ही रिवीजन करना है ना, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अगर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन आएगा तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने करा दिए सारे के सारे, ठीक है। आगे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हीट ट्रांसफ़र, रेडिएशन और कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा कुछ आ जाए। आप पूरा वीडियो देखा करें, सारे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।